नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज मैं आपसे कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करने जा रहा हूं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी हो गए। इस संदर्भ में कुछ टॉपिक्स हम लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कल अपनों ने ये एक बात की थी कि घाना एक अपवाद है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर दीजिए। घाना है, माली है, बोगेसविलो है, टोंगा है, ये भी अपवाद है, ठीक है। मतलब इनसे 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती भी है और ये इसके मानक समय का भी इस्तेमाल करते हैं। तो घाना के साथ साथ ये 3 अपडेट आप वहाँ पर और डाल देना। क्लियर। दूसरी बात, एक छोटा सा करेक्शन है, उसको हमने करना है। और करेक्शन ये है, आपके सामने ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में बात हमने की थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपने करेक्शन करना है। एक देखिए, कल हमने बात की थी कि यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि हम गए तो एक दिन कम हो जाता है, लेकिन यहां ध्यान रखना एक दिन बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि यहां मंगलवार है तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ इसको भी आप करेक्शन कर दीजिए। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ कोई जहाज जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, एक दिन कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि यहां पर मंगलवार है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्लियर। इसका उस जो अपनों ने क्वेश्चन किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, इसको आप सही कर दीजिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। यदि कोई जलयान पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है और 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर। इसी तरीके से यदि कोई जलयान पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है तो एक दिन की कमी हो जाती है। जैसे आपके सामने है, यदि यहां मंगलवार है तो यहां सोमवार होगा, एक दिन पीछे हो जाएगा ये। क्लियर। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। क्लियर। एक बात और स्टार डाल के लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। क्योंकि आप जानते हो स्थल से तो इसको गुजार नहीं सकते, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था ये। क्लियर। हालांकि नॉर्मल बात है ये, आप जब मैप में देखोगे तो बकायदा आपको प्रशांत महासागर से निकली हुई इसको दिखाया जाएगा। 3 स्थानों पर ये टेढ़ी मेढ़ी है, वो अपने बात पहले कर चुके हैं। क्लियर। तो बुर्किना फासो, टोंगा, माली को भी घाना के साथ अपवाद में शामिल कर दीजिए। घाना अपवाद कैसे है वो मैं कल आपको बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त हमने एक करेक्शन किया है। इस करेक्शन के बाद अब मैं नया टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं, प्राकृतिक आपदाएं। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा। हेडिंग डाल दीजिए, प्राकृतिक आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं इसको। इसके तहत हम सबसे पहले जो बात करेंगे, भूकंप की बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, भूकंप। अर्थक्वेक के नाम से इसको जानते हैं, अर्थक्वेक। देखिए, भूकंप क्या है, हालांकि प्राकृतिक घटना है ये, इसका मापन भी हो जाता है, लेकिन रियल में हम वास्तव में इसके बारे में यदि मैं मेरे विचार से कहूं तो हम वास्तव में बता नहीं पाए हैं इसके बारे में।
ये भूकंप कब आता है और किस तरीके से हम नहीं बता पाए, लेकिन कुछ शोध है उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हम कहें कि भूकंप आता क्यों है। भूकंप इसलिए आता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होती है, टेक्टोनिक परतें होती है, आप कह सकते हो चट्टानें होती है, लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स क्या हैं, जब एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो धरातल पर जो कंपन की स्थिति पैदा होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। आप खुद देख लीजिए, कोई पिंड है उसमें के अंदर यदि परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकेगी तो कंपन तो होगा ही, इसे ही हम भूकंप कहते हैं। परिभाषा के तौर पर एक लाइन लिख दीजिए, जब पृथ्वी की सतह के अंदर टेक्टोनिक परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो धरातल पर जो कंपन की स्थिति पैदा होती है उसे भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं। भूकंप जो पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यहां बना लीजिए एक डायग्राम। पृथ्वी है ये, यहां पर ये केंद्र है या कोई स्थान है, पृथ्वी के अंदर का स्थान है, एक स्थान यहां पर है। क्लियर? इसको हम कहते हैं, ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। ये हाइपोसेंटर होता है। क्लियर? और ये जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं एपीसेंटर। ये पृथ्वी के अंदर का है और ये सतह का है, एपीसेंटर बोलते हैं इसको। देखिए, ये जो हाइपोसेंटर है यहां पर तो क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्लियर? और ये जो एपीसेंटर है यहां पर भूकंप का प्रभाव पड़ता है। तो दो शब्द आ गए आपके सामने, एक एपीसेंटर और एक हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर में भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर, बात भी कर चुके हैं। टेक्टोनिक परतें यहाँ जब एक दूसरे के ऊपर खिसकेगी तो यहाँ जो कंपन पैदा होगा, तो उत्पत्ति तो कहाँ होगी, यहाँ पर, और प्रभाव कहाँ दिखेगा, धरातल पर। और जहाँ पर धरातल का वह स्थान जहाँ पर इस भूकंप का प्रभाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, एपीसेंटर कहेंगे। क्लियर? आइए अब देखिए, ये जो भूकंप की उत्पत्ति है वास्तव में इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है भूकंपीय तरंग, अर्थक्वेक वेव्स। भूकंपीय तरंग इसका कारण है। क्लियर? अब बात आती है, ये भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है। देखिए, ये जो भूकंपीय तरंग है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स, ध्यान रखें, इसको पिंड तरंग भी बोलते हैं और आप इसको कह सकते हो शरीर तरंग भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखो, बॉडी वेव्स। एक होता है सरफेस वेव्स, इसको हिंदी में बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ध्यान रखें, इंग्लिश हिंदी में जो लिखना चाहे लिख दीजिए, सरफेस वेव ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप खुद देख लीजिए, ये जो होती है बॉडी वेव्स होती है और सरफेस वेव्स होती है, जिनको हम पिंड तरंग भी बोलते हैं। ये तो पैदा होती है पृथ्वी के अंदर। ये तो कहाँ होगी, पृथ्वी के अंदर होगी। बॉडी वेव्स पृथ्वी के अंदर होती है। और ये देखिए, नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ होगी, ये होती है धरातल पर,
सरफेस पर, पृथ्वी के धरातल पर होती है। ये जो बॉडी वेव्स होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं पी वेव्स, दूसरी को हम बोलते हैं एस वेव्स, और तीसरी को हम बोलते हैं एल वेव्स। देखिए, ये मैं पूरा नाम बता दूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग वेव जिसका नाम होता है। लेकिन मैं आपको अब ये एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, भूकंप से संबंधित तरंगे कौन सी है। ऑप्शन में आया है पी एस एल, और अन्य बना दिया ए एस एल। इस तरीके से कई ऑप्शन बना के दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना पी एस एल तरंगे भूकंप से संबंधित होती है। अब पी क्या है, प्राइमरी, एस क्या है, सेकेंडरी, एल क्या है, लॉन्ग वेव्स होती है। अब इनका अंतर करना है हमने, क्लियर। और अंतर अपने आप में 2-3 क्वेश्चन देके जाता है, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे पी एस एल इसके अंतर की बात कर रहा हूं, तो 3 कॉलम बना लीजिए, या इनके नीचे नीचे लिखते जाना, पी के नीचे, एस के नीचे, एल के नीचे, क्लियर। इधर थोड़ी जगह छोड़ना। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इसको कहते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे हिंदी में लिखना चाहो तो। इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। ये दोनों बॉडी वेव्स होती है। और ये इसे कहते हैं लॉन्ग वेव्स, धरातलीय तरंगे भी इनको बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, दीर्घ तरंगे कह सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, इसे जो है पुश एंड पुल वेव्स भी कहते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंग को पुश एंड पुल वेव्स कहा जाता है, क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्रकृति क्या होती है। जो पी तरंगे हैं इसकी तरंगीय प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जब हम फिजिक्स करेंगे तब इनकी डिटेल दूंगा आपको। अनुप्रस्थ तरंगे, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ध्यान रखना, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, समांतर कंपन होते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना जान लीजिए अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, नहीं तो तथ्य से भटक जाएंगे हम। इसमें क्या होता है, कंपन जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अब देखिए, यदि कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, क्लियर। ये परिभाषा होती है। तो यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, एक ही बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एस तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एल तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। लेकिन इसमें जो कंपन होते हैं, कंपन ये क्या होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों प्रकार के होते हैं। बस ये थोड़ा सा एक अंतर है, क्लियर। तो इस तथ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एल तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे ही होती है। लेकिन इसमें जो कंपन होते हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार के होते हैं। क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजेंटल को, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसकी गति की। ये होती है 6 से 13 किलोमीटर
प्रति सेकंड इसकी गति, इसकी होती है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसकी होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इनकी गति होती है। हालांकि गति याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? इसका मतलब 6 से 13 का मतलब होता है कम से कम ये, अधिक से अधिक ये। ओवरऑल यदि आप बात करोगे तो लगभग 19 बनता है। 19 को 2 से भाग दोगे तो 9 के आसपास आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसमें देखोगे तो 4 से 7 है, 8, 9, 10, 11, तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास या 5.5 के आसपास आ जाएगी। 1.5 से 3 किलोमीटर है तो 4.5, 5 मान लीजिए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास आ जाती है। लेकिन इस पर ज़्यादा उलझने की कोई आवश्यकता है, नॉर्मल ध्यान रखें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो गति होती है सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो गति होती है p से कम लेकिन l से अधिक, और इसकी होती है सबसे कम। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर? तो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसका वेग सर्वाधिक होता है, स्पीड ज्यादा होती है, चाल ज्यादा, ये शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गति जो होती है ये पी तरंगों की होती है, सबसे कम एल की होती है। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति को घटते क्रम में व्यवस्थित करो या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। जैसे यदि हम देखें इस संदर्भ में, यदि हम इसका घटता क्रम देखें तो P इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन L। इस टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, ध्यान रखिए, यही बनेंगे आपके क्वेश्चन। तो गति के संबंध में ये बात हो गई। अब देखिए, हम कह रहे हैं हमें वेग का पता लग गया कि सबसे ज्यादा वेग P का है। तो यदि हम इसको तीव्रता से जोड़ें, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इससे जोड़ें तो ध्यान रखना जिसका वेग ज्यादा होगा उसकी तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। आप यदि इसके संबंध में कहो कम, सबसे कम इसकी तीव्रता होगी। और इसकी तीव्रता जो होगी P से अधिक लेकिन L से कम। क्लियर? L से कम होगी, P से तो ज्यादा होगी और L से कम होगी। और इसकी तीव्रता जो होगी सबसे अधिक होगी। क्लियर? तो ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है? L वेव्स होती है। क्लियर? ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग है जिसकी तीव्रता सबसे कम होती है? P वेव्स होती है। सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, जो भी एक्सेट्रा, कैसा भी पूछ ले, आप जानते हो। तो यदि हम इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करें तीव्रता के संबंध में तो क्या हो जाएगा? L इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन P। अब ऐसे बनेंगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके, और रिसर्च नहीं करनी इस पर आपने, समझे ना बात को? इसी में उलझा देगा आपको। तो वेग जिसका ज्यादा होगा उसकी तीव्रता कम होती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये बात आती है, जैसे हम कहें, एक छोटी सी बात कहें, वेग कम है, वो कम वेग से आया, तीव्रता ज्यादा आई। ठीक है? आप इसकी तुलना ऐसे कर सकते हो, जोर का झटका धीरे से लगे, और कई बार ऐड आती है ना, थोड़ा समझने की दृष्टि से, जोर का झटका धीरे से लगे। आप देखिए, वेग कम है, ठीक है, मतलब धीमा है, धीरे है, लेकिन झटका ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है। क्लियर? तो अब मैं 2 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो यह है कि वह कौन सी भूकंपीय तरंग है जो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, सबसे पहले रिकॉर्ड होने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो आप देख लीजिए,
जो सबसे पहले आएगा वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना भाई। जो सबसे पहले आएगा, आप लोगों, एक क्लास है, मैं कह दूं कि आप दौड़ लगा के मेरे पास आइए, तो जो सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आएगा, रिकॉर्ड तो उसी का बनाना, उसी को मैं कहूंगा भी हाँ ये मेरे पास सबसे पहले आया है, इसका रिकॉर्ड पहले नंबर पर लिखो। तो जिसका वेग ज्यादा होगा वो धरातल पर सबसे पहले रिकॉर्ड होगी। तो ध्यान रखना, ये जो है, यहां पर एक स्टार डाल के लिख दीजिए, यह है धरातल पर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी होती है। कॉमन सेंस की बात है, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी, प्रबलता ज्यादा होगी, वो सर्वाधिक विनाशकारी होगी। तो ये जो तरंगे होती है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा विनाश करती है। आया हुआ है कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे ज्यादा विनाश करती है, विनाशकारी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये जिग जैग होती है, जिग जैग होती है। कई जगह ये भी लिखा होता है कि इसका जो रूट होता है जिग जैग टाइप का होता है, इस कारण से सर्वाधिक विनाशकारी। एक ही बात है, आप ये भी कह सकते हो क्योंकि इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा है, इस कारण से सर्वाधिक विनाशकारी होती है, और ये जिग जैग चलती है, ये भी इसका एक सर्वाधिक विनाशकारी होने का एक कारण है। जिग जैग तो आप समझते ही हो, जिग जैग का मतलब होता है ऐसे चलना, ये जिग जैग होता है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है गति के संबंध में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वेग के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीव्रता के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम सबसे ज्यादा क्रम, ये ध्यान रखना है। और ये जो दो क्वेश्चन जो मैंने रेड में लिखाए हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धरातल पर सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड होती है? पी। सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंपीय तरंग एल। कैसे भी ऑप्शन दे सकता है आपको, लॉन्ग वेव दे सकता है, धरातलीय तरंग दे सकता है, जिससे उसकी मर्जी होगी उसको देने का वो हक होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसका जो संचरण होता है, तीसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, इसका संचरण होता है, संचरण मतलब ट्रांसमिटेड, ठोस, द्रव व गैस तीनों में संचरण होता है, इसको ट्रांसमिटेड बोलते हैं। और इसका जो होता है केवल ठोस में, और इसका जो संचरण होता है केवल धरातल पर, सरफेस पर ही होती है। ये संचरण है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और छोटी सी बात है, ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पेज के बीच में लिखिए, हाइपोसेंटर के आधार पर भूकंप के प्रकार। कोई खास बात नहीं है, बस 3 प्रकार डाल दीजिए आप। छिछले भूकंप, मध्यम गहराई वाले भूकंप, अधिक गहराई वाले भूकंप। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो कह सकते हो सेलो अर्थक्वेक, और इसको कह सकते हो मिड हाइपोसेंटर अर्थक्वेक,
और इसको कह सकते हो डीप हाइपोसेंटर अर्थक्वेक। ये 0 से 50 किलोमीटर तक का क्राइटेरिया कवर करते हैं। ये 50 से 250 किलोमीटर तक पैदा होते हैं, जो मतलब ऐसे भूकंप जो 50 से 250 किलोमीटर अंदर की तरफ पैदा होते हैं, उत्पत्ति होती है, उनको मध्यम गहराई वाले भूकंप कहते हैं। अधिक गहराई वाले भूकंप ये 250 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की रेंज होती है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे मापक उपकरण की। तो भूकंप को जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं, ये होता है सिस्मोग्राफ। आप जानते हो काफी पूछा जाता है ये सिस्मोग्राफ, क्लियर। लेकिन कई बार आप सुनते होंगे रिएक्टर स्केल वगैरह, ये नाम सुनते होंगे। देखो मापक उपकरण ये हैं, और जो स्केल होता है, किस स्केल पर हम इसको मानते हैं, इनका जो पैमाना है वो 2 होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ठीक है। एक होता है मर्केली स्केल। इसमें जो क्राइटेरिया होता है, इसका जो ये जो मापता है 1 से 10 तक इसमें लिखा होता है, और इसमें ये जो आगे का मापन करता है ये 5 से 12 तक होता है ये, ठीक है। ये जो होता है भूकंप के प्रभाव को बताता है। और जबकि ये जो है भूकंप से विमुक्त ऊर्जा, जो फ्री एनर्जी, भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उसके बारे में बताता है, ऊर्जा को बताता है। देखिए, आपने हो सकता है सिर्फ इसी स्केल के बारे में पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। इसके स्केल 2 होते हैं। उपकरण तो सिस्मोग्राफी है ये। रिएक्टर स्केल भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उसके बारे में हमें बताता है, और जो मर्केली स्केल है ये भूकंप के प्रभाव को बताता है। थोड़ा ध्यान रख लेना, आपसे हालांकि बना नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मर्केली स्केल का संबंध किससे है? भूकंप मापन से है, क्लियर। चाहे वो प्रभाव के रूप में हो, चाहे वो विमुक्त ऊर्जा के रूप में हो। तो ये रिएक्टर स्केल का ध्यान रखना। कई बार हम ऐसे दे देते हैं कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया? रिएक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। वो भी सही है अपने आप में। सिस्मोग्राफ को आप रिएक्ट्रोमीटर कह सकते हो, क्लियर। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो इस पर बने हुए हैं, रिएक्टर स्केल पर। इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाई चांस किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपके सामने है। मर्केली स्केल का संबंध भी भूकंप से संबंधित होता है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यदि हम कहें भूकंप के प्रभाव की बात करें, या प्रभाव मत करो, ऐसे लिखो भूकंप की स्थिति। हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक कहां आते हैं, सबसे ज्यादा कहां आते हैं। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे और भारत की बात करेंगे। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो भूकंप आते हैं वो आते हैं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। ये क्लास के स्टूडेंट को याद कीजिए, मैंने आपको प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बारे में पूरा बताया था। वहाँ जो देश थे, जापान वगैरह, दक्षिण कोरिया, याद कीजिए, सैमसंग कंपनी वाला, वो सारे मैंने आपको वहाँ बताए थे। इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर भी क्या एक क्षेत्र है
अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर एक क्षेत्र है। यदि हम वैसे क्षेत्र पूछे तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अंदरूनी बात करें तो रिंग ऑफ फायर। यहां पर क्या है, ज्वालामुखी क्षेत्र होता है। ये ज्वालामुखी वेल्केनो का क्षेत्र होता है। यहाँ ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इस सक्रिय, निष्क्रिय, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर। इस कारण से इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और जो ज्वालामुखी फटेगा, ओबियसली बात है वहाँ पर कंपन की स्थिति पैदा होती है। क्लियर। और भारत के क्षेत्र में कहें तो ये जो हिमालय क्षेत्र है इसमें ज़्यादा भूकंप आते हैं। भारत का जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप की स्थिति ज़्यादा बनती है। एक चीज़ और बता दूं आपको, स्टार डाल के लिख दीजिए चाहे, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। आप देखोगे जापान की स्थिति भी कहाँ है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पर भूकंप काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जो मकान है लकड़ी के बने होते हैं। खैर जो भी है, आप ध्यान रखें कि जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब भूकंप के बाद हम सुनामी की बात करेंगे। मैं सुनामी पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। सुनामी इस पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। जो भूकंप का मैटर है वो ही सुनामी का मैटर है, सेम डिट्टो। बस बात ये होती है, मैं थोड़ा ओरल में आपको बता देता हूं। हमने कहा जब पृथ्वी की टेक्टोनिक परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो धरातल पर जो कंपन की स्थिति पैदा होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप, भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन। भूमि में यदि कंपन होगा तो भूकंप। इसी तरीके से यदि समुद्र में कंपन की स्थिति पैदा होती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। स्थल पर कंपन हुआ भूकंप, समुद्र में कंपन हुआ सुनामी। क्लियर। अब समुद्र में कंपन होगा तो क्या होगा? ओबियसली बात है, जब समुद्र में कंपन होगा तो समुद्र की जो लहरें हैं या समुद्र का जो पानी है ऊपर की तरफ उठेगा लहरों के रूप में और आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, ऊंचाई की तरफ लहरें उठेगी तो सुनामी आएगी। क्लियर। अब बात तो वही है कि समुद्र में कंपन हुआ है तो सुनामी आई है। तो कंपन को किससे मापेंगे? अभी मैंने आपको बताया सिस्मोग्राफ से। 2011 में, मार्च 2011 में, 11 मार्च 2011 को जब सुनामी आई थी उस टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनामी को मापने वाला उपकरण कौन सा है। ओबियसली बात है, सुनामी को हम उसी से मापेंगे जिससे हम भूकंप को मापते हैं, तो सिस्मोग्राफी वो उपकरण होता है। क्लियर। अब देखिए, हम ये कहें कि सुनामी सबसे ज्यादा कहां आएगी? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। क्लियर। वहां सुनामी की स्थिति पैदा होगी। और हमारे देश में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो सुनामी की स्थिति थोड़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो हम हिंद महासागर वाले क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं, तो थोड़ा कम प्रभाव। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप हिंद महासागर को देखोगे तो उसके साथ ही प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है, कुछ प्रभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन हम देखें तो जनरली जब पुरानी बातें करें तो ऐसी स्थिति देखने को कम मिलती है। क्लियर। तो दोस्तों, हमने भूकंप और सुनामी को आज पढ़ा है। ये भूकंप और सुनामी एक दूसरे से रिलेटेड है। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आगामी टॉपिक में हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन उस पर बनते हैं। नमस्कार।